सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ एक बातों पर व्यापक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि होस्टाइल विटनेस या जो पीड़ितों से संबंधित गवाह होते हैं, जिनको रिलेटेड विटनेस कहते हैं, उनकी गवाही की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि जिन गवाहों को चार्जशीट में साइट नहीं किया है पुलिस ने, जिनका नाम नहीं लिखा है, उनको बुलाने की जज की या कोर्ट की पावर क्या होती है। अगली बात कोर्ट ने बताई कि इस प्रकार से अनसाइटेड गवाहों को बुलाकर क्या जज उनके बयान रिकॉर्ड कर सकता है, इस बारे में जज की शक्तियां क्या हैं। अंतिम बिंदु उन्होंने बताया कि यदि पुलिस ने जानबूझकर एक डिफेक्टिव चार्जशीट फाइल की हो, तो ऐसी डिफेक्टिव चार्जशीट के असर को खत्म करके अपराध की गहराई तक पहुंचने की जज की शक्तियां क्या होती हैं। तमिलनाडु में एक लड़का दलित जाति से था, उसका नाम मुरुगेशन था, और एक लड़की थी कन्नगी, जो वहां की उच्च जाति वनियार से थी। दोनों ने 5 मई 2003 को सभी घर वालों से छिपकर शादी कर ली थी, रजिस्टर भी करवा ली थी। कन्नगी के पिता A1 यानी कि आरोपी नंबर 1 और उसके भाई A2 ने इस संबंध को कभी भी स्वीकार नहीं किया। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार 7 जुलाई 2003 को इन लोगों ने किसी तरह से मुरुगेशन को बहला फुसलाकर गांव में वापस बुलवा लिया। जब मुरुगेशन गांव में वापस आया तो A1 से लेकर A13 ने सबके सामने मुरुगेशन की पिटाई की। दबाव में मुरुगेशन ने कन्नगी का सही पता बता दिया कि वह इस समय कहां मौजूद है। उन दोनों को पकड़कर गांव लाया गया और गांव में सभी के सामने उनको जहर दे दिया गया और इसके बाद उन्हें किसी गुप्त स्थान पर जला दिया गया। पुलिस के द्वारा 15 लोगों के ऊपर केस चलाया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे, A14 और A15। इन 15 में से पुलिस वालों सहित 13 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दिया और 2 लोगों को बरी कर दिया। जब ये लोग ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचे तो हाई कोर्ट ने A2 और A14 की सजा में कमी कर दी। 2 आरोपियों A3 और A13 को बरी कर दिया और बाकी सभी आरोपियों की सजाओं को बरकरार रखा। ये कुल 11 कन्विक्टेड मुजरिम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के द्वारा पहुंचे। इन्होंने अपील की। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कुछ कानूनी मुद्दे भी उठाए। उनके मुद्दे इस तरह से थे। पहली बात कि होस्टाइल विटनेस या रिलेटेड विटनेस, इनकी गवाही की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। रिलेटेड विटनेस का अर्थ है वह व्यक्ति जो आरोपी के कन्विक्शन में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वह पीड़ित का कोई जानकार है, उसका रिलेटिव है, तो उसको हम रिलेटेड विटनेस कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया कि 2 पुलिस वालों की क्या संलिप्तता थी और खास तौर से जब वह पूरी की पूरी चार्जशीट एक डिफेक्टिव चार्जशीट रही हो। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया कि पुलिस की गड़बड़ी से निपटने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज साहब की क्या शक्तियां होती हैं। चौथा पॉइंट उठाया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा सेक्शन 311 CRPC में एक ऐसे गवाह को बुलाए जाने जो पुलिस ने चार्जशीट के अंदर जिसका नाम नहीं लिखा था, इस बात की ट्रायल कोर्ट के पास क्या शक्तियां होती हैं। पांचवा और अंतिम बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया कि जज के द्वारा 165 एविडेंस एक्ट में ऐसे बुलाए गए गवाह की गवाही करवाना और उसके जवाब में जो भी आया उसको बयान के रूप में रिकॉर्ड करवाना, इसकी शक्तियों का क्या औचित्य है और क्या ऐसे किया गया है, ये कानूनी रूप से वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात का पूरा अवलोकन किया। कोर्ट ने दोनों पुलिस वालों A14 और A15 इन दोनों की भूमिका को लताड़ा। इन्होंने सूचना मिलने के बावजूद न केवल FIR दर्ज नहीं की थी, बल्कि इस अपराध को काफी समय तक दबाए भी रखा था। जनता के रोष और मीडिया के दबाव में 9 दिनों के बाद इस केस को रजिस्टर किया गया था। शुरुआत में यह इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस के पास थी, जिसने एक आधी अधूरी चार्जशीट दाखिल की थी और एक दलित गवाह को भी आरोपी बना डाला था। बाद में लड़की के परिवार की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने सारी की सारी जांच CBI को सौंप दी, जिसने इन 15 आरोपियों पर चार्जशीट फाइल की। आरोपियों द्वारा ट्रायल के दौरान बहुत सारे कानूनी दांव पेच अपनाए गए। ट्रायल को आगे बढ़ने से रोका गया।
और यह ट्रायल लगभग 18 साल में जाकर पूरा हो पाया। अब हम उन बिंदुओं की ओर देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जिनके ऊपर चर्चा की है। कोर्ट ने होस्टाइल विटनेस की गवाही के आकलन हेतु सेक्शन 154 एविडेंस एक्ट का विश्लेषण किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक होस्टाइल विटनेस स्वतः ही अविश्वसनीय नहीं बन जाता है। होस्टाइल विटनेस की पूरी गवाही अपने आप में रिकॉर्ड से नष्ट नहीं हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही, जिस तरह से बाकी सभी दूसरे गवाहों की गवाही का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें अच्छाई बुराई सभी चीजों को परखा जाता है, वैसे ही होस्टाइल विटनेस की गवाही का मूल्यांकन भी कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरी बात कोर्ट ने कही कि यदि होस्टाइल विटनेस की गवाही को पूरे केस में किसी दस्तावेजी सबूत, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, किसी दस्तावेजी सबूत, दूसरी गवाही या अन्य किसी स्वतंत्र परिस्थिति के द्वारा कोरोबोरेशन मिल जाता है, तो उस होस्टाइल विटनेस की गवाही का वह भाग भी उपयोग किया जा सकता है। चौथे बिंदु में कोर्ट ने बताया कि किसी भी भारतीय कानून में होस्टाइल विटनेस की परिभाषा नहीं दी गई है। यह सुविधा से जन्मा एक शब्द है। कहीं किसी कानून में होस्टाइल विटनेस के बयानों की एडमिसिबिलिटी पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। तो यदि कानून इसको मना नहीं करता है तो होस्टाइल विटनेस की गवाही को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि P49 जो उस मृतका लड़की की सौतेली माता थी और घटना की चश्मदीद गवाह थी, उसकी गवाही तमाम कमियों के बावजूद स्वीकार्य थी, क्योंकि उसे अन्य परिस्थितियों से पुष्टि और कोरोबोरेशन दोनों मिल रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटेड विटनेस की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया। रिलेटेड विटनेस या निकट संबंधी गवाहों की विश्वसनीयता पर कोर्ट ने कहा कि ये सब स्वाभाविक गवाह होते हैं और उनकी गवाही केवल इस बात से अविश्वसनीय नहीं बन जाती है कि वे मृतक के निकट संबंधी हैं। उनकी गवाही को सावधानी पूर्वक जांचा जाना चाहिए। गवाही को यदि कोरोबोरेशन मिल रहा है तो उस पर यकीन भी किया जाना चाहिए। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों जयकम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2021 का निर्णय था, और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एस रायप्पा, यह 2006 का निर्णय था, इनको माना। इनको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मृतका लड़की की सौतेली माता जो P49 थी, उसको ईमानदार व विश्वसनीय गवाह माना और उसकी गवाही को भी विश्वास के योग्य माना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत आने वाली शक्तियों का विश्लेषण किया। ट्रायल कोर्ट ने मृतका लड़की की सौतेली माता P49 को सेक्शन 311 सीआरपीसी में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोर्ट में बुलाया था। इस बात पर आरोपियों के द्वारा ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठाए गए कि उनके केस में उनको प्रेजुडिस किया गया है, उनके प्रति पूर्वाग्रह बरता गया है। ट्रायल कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्पष्ट किया कि सेक्शन 311 सीआरपीसी जो अब 348 बीएनएसएस बन गया है, उसमें कोर्ट के पास किसी भी गवाह को किसी भी स्टेज पर समन करने की, रिकॉल करने की और दोबारा से परीक्षण करने की शक्ति होती है। 311 में सबसे महत्वपूर्ण कसौटी केवल यह होती है कि जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय है वह निर्णय न्यायपूर्ण आना चाहिए। यदि न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हो तो इस प्रकार से गवाहों को बुलाया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, री एग्जामिन किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जज की उन शक्तियों का विश्लेषण किया जिनके द्वारा बुलाए गए या कोर्ट में हाजिर किसी भी गवाह को कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है और उसके उत्तरों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मृतका लड़की की सौतेली माता P49 पुलिस की चार्जशीट में विटनेस नहीं थी। उसे ट्रायल जज ने कोर्ट में बुलवाया था। उसके बाद जज के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस सौतेली माता से सवाल पूछे थे। उन सवालों के जवाबों के आधार पर आरोपियों को सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाया गया कि क्या एक ट्रायल जज ऐसा कर सकता है? सेक्शन 311 जो अब नया सेक्शन 348 बीएनएसएस बन गया है, उसमें
कोई कोर्ट किसी भी विटनेस को किसी भी स्टेज पर समन, रिकॉल या री एग्जामिन कर सकता है यदि किसी केस के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए ऐसा करना जरूरी हो। इसी तरह से सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट किसी रेलिवेंट फैक्ट को जानने, खोजने, उसके प्रमाण के लिए जज को किसी भी गवाह से किसी भी समय कुछ भी प्रश्न करने का अधिकार देता है और इस प्रश्न के उत्तर में बोली गई बात पर केवल जज की अनुमति से क्रॉस किया जा सकता है, अन्यथा तो कोई भी पार्टी उस गवाह से उस पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों शक्तियों को और वर्तमान केस में इनके प्रयोग को उचित माना। ट्रायल कोर्ट ने मृतका लड़की की सौतेली माता PW49 को सेक्शन 311 CRPC में समन करके बुलाया तो कोर्ट का यह अधिकार था, वह कर सकता था। उसके बाद सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो अब 168 BA बन गया है, उसमें अपनी शक्तियों के प्रयोग से जज साहब ने उसके उत्तर को केस फाइल पर रिकॉर्ड करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये दोनों कार्य कानून के अनुसार सही थे क्योंकि उनका उद्देश्य वर्तमान केस में एक न्यायपूर्ण निर्णय करना था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया तथा उनकी सजा को बरकरार रखा। यह एक ऐसा केस था जिसमें जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्ट पैदा किया गया था। दोषपूर्ण चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने अपनी उचित शक्तियों का प्रयोग करके नए गवाहों को बुलाया और उस गवाह की गवाही के आधार पर आरोपियों को सजा कर दिया। यह एक असाधारण केस था जिसको हम सामान्यतः नहीं देखते हैं। आज के केस का नाम है KP तमिलमारन वर्सेस स्टेट बाय डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 1522 ऑफ 2023 में फाइल की गई थी, जिसे जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 28 अप्रैल यानी कि परसों 28 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया था। हमारे जो सदस्य YouTube चैनल्स के मेंबर भी हैं, वे इंडियन लीगल सिस्टम पर भी अपनी डिटेल्स भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि हम उनको बीच बीच में अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भेज सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है, वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जुलाई 2025 से हमारी फीस में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो मेंबर्स केस कंसल्टेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या अपील आदि में 30 जून तक हमें एंगेज कर लेंगे तो उन पर बढ़ी हुई फीस का असर नहीं होगा। यह सब आपकी सूचनार्थ दिया गया है। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।